सुप्रभात और सभी को धनतेरस की दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल। तो मुगल काल का जो फर्स्ट पार्ट है बाबर। तो आज हम लोग बाबर को थोड़ा सा डीपली समझेंगे, डीपली जानेंगे, क्योंकि ये क्लासेस जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा बेहद तरीके से उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो मुगल डायनेस्टी या मुगल काल जो है ये शुरू होता है 1526 में, और इस शुरुआत का श्रेय क्रेडिट जाता है बाबर। तो बाबर क्या पहली बार भारत आया था 1526 में? क्या बाबर भारतीय था? क्या बाबर चंगेज खान का वंशज था? क्या बाबर तैमूर खान का वंशज था? बहुत सारे प्रश्न हैं जो अगर आप आधे धुरे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में घूमेंगे, इसलिए आज लोग पूरे विस्तार से आते हैं। और सबसे पहले बाबर का एंट्री होता है भारत में, वो बहुत पहले हो जाता है, 1526 में नहीं होता, लेकिन 1526 में पहली बार 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत का पहला युद्ध होता है, पानीपत का पहला युद्ध होता है, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो पहली बार बाबर भारत पर इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना करता है, मुगल काल का। लेकिन उससे पहले 1519 में यहाँ के यूसुफ जाई जातियों पर उसने आक्रमण किया था, और मुबारक यूसुफ जैसे विवाह भी उससे पहले ही कर चुका था। तो कहने का मतलब है कि 1519 में उसकी पहला हमला था, लेकिन सफलता उसको मिलती है 1526 21 अप्रैल के पानीपत के पहले युद्ध में। यानी कि पानीपत के पहले युद्ध से भारत में मुगल काल की स्थापना होती है। ये बाबर था कौन? बाबर का जन्म कब हुआ, बाबर का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये जानना जरूरी है। तो बाबर का जन्म होता है वैलेंटाइन डे के दिन। जी सही सुने आप, 14 फरवरी को 1483 अफगानिस्तान फरगाना के अंदिजन में। अब हम कहिए वो तो अफगानी हो गया, तो जी नहीं, वो अफगानी था और नहीं भी था कैसे और नहीं कैसे था? तो दरअसल वो माना जाता है तैमूर का वंशज, और तैमूर जो सम्राट था ये मध्य एशिया का सम्राट, जिसमें अफगानिस्तान भी आता है। तो इसका जो पिता का वंशज था वो तैमूर था। तैमूर का 5वां वंशज माना जाता है बाबर। तैमूर का बेटा शाहरुख मिर्जा, जिसके नाम पे बाबर ने सिक्का चलाया था। तैमूर का दूसरा वंशज है उलुग बेग, तीसरा है उमर शेख, और चौथा है उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर के पिता थे। तो बाबर के पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, और ये तैमूर का 5वां वंशज था बाबर। तो अगर पिता के साइड से चलिए तो ये मध्य एशियाई सम्राट तैमूर का वंशज था। लेकिन अपोजिट में चले जाइए तो इन्हें माना जाता है तेमुजीन का भी वंशज। तेमुजीन और तैमूर में फर्क है। तेमुजीन कहा गया है चंगेज खान। कभी कभी क्या होता है ना कि तैमूर और तेमुजीन को लोग एक ही समझ लेते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तेमुजीन कहा गया है चंगेज खान, उसका बचपन का नाम। हाँ, और चंगेज खान का जन्म 1162 में हुआ था, और वो मंगल साम्राज्य का था। उसकी मृत्यु 1227 में हुई थी। तो तेमुजीन का बेटा का नाम था चगताई, चगताई का बेटा का नाम था तुगलक तैमूर, तुगलक तैमूर के बेटा का नाम था यूनिस खान, और उनकी बेटी का नाम था कुतुलुग निगार खानम, और ये कुतुलुग निगार खानम का बेटा था बाबर। यानी कि माता का वंशज चंगेज खान तैमूरीन वंश से, और पिता का वंशज तैमूर वंश से। तो ये दो वंशों का राजकुमार या राजा माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं कि इनके माता का वंशज चंगेज खान से था और पिता का तैमूर वंश। अब तेमुजीन आ जाएगा तो पिता मत बता दीजिएगा, क्योंकि चंगेज खान का नाम तेमुजीन। तो तेमुजीन इसका नाना हुआ और तैमूर इसका दादा हो गए, पर नाना परदादा।
ठीक है, तो ये तो इसका वंशज हो गया। जन्म आपको पता ही चल गया। जन्म के बाद जब ये बड़ा हुआ तो इसने युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। युद्ध की शिक्षा कहां से ग्रहण की? तो उद्वेगों से तुलनुमा युद्ध प्रणाली। तुलनुमा युद्ध प्रणाली में जाता था कि दो कार जा रहे हैं और उस पर तोप रख दिए गए हैं, और तोप का प्रयोग करने वाला पहला शासक माना जाता है ये एशिया में। तो ये सीखा था आपको उज्बेकों से। उज्बेकिस्तान कहाँ है? पहले यूएसएसआर में था, अपना देश। 1990 के पहले वो यूएसएसआर का मेंबर था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तख्तन समझौता हुआ था। हाँ। तो उस समय वो यूएसएसआर का पार्ट था। करंट में उज्बेकिस्तान एक देश थे। और ईरानियों से इसने बंदूक चलाना सीखा, तुर्कों से घुड़सवारी सीखी, और मंगोल और अफगानों से व्यूह रचना कैसे की जाती है, इन सब चीजों को सीखा। और इसको सीखने के बाद 1529 में तो ये फेल हो गया, लेकिन 1526 में पुनः आक्रमण करता है पानीपत पे। 1519 में फेल हुआ था। 1519 में, माफ कीजिएगा, फेल हो गया। यूसुफ जई जाति पे इन्होंने हमला किया था। उसके बाद ये हमला करता है पानीपत में। पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोग कहते हैं 21 अप्रैल 1526 को। वहां के शासक थे इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को हरा दे। जब बाबर का समकालीन राजा की बात की जाती है तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी था, सिंध में शाहबेग समून था, कश्मीर में मोहम्मद शाह थे, मालवा में मोहम्मद शाह द्वितीय थे, गुजरात में बहादुर शाह थे, बंगाल में नुसरत शाह, मेवाड़ में राणा सांगा, विजयनगर में कृष्णदेव है। इसके समकालीन शासक थे इंडिया में जब वो भारत पे अटैक किया। तो लोदी क्यों हारता है? तो इब्राहिम लोदी का हारने का कारण था यही तुगलुमा युद्ध प्रणाली। ऐसे दो तरफ से मोटर कार है और उसके बीच में तोप लगा के हमला कर रहा है। तो इंडिया में तोप का प्रयोग पहली बार इसने किया था। और हाँ, तुगलुमा पर युद्ध और तोप का प्रयोग भारत में पहली बार बाबर ने किया। आज तो दौरे पे बहुत सारी तोपें होती हैं, क्रेडिट को आज बाबर। और इस युद्ध के बाद जो कोहिनूर हमारा अंग्रेज चुरा के ले गए हैं, ये कोहिनूर हुमायूं ने अपने पिता बाबर को दिया था जीते खुशी। कोहिनूर बाबर को दिया था उसका बेटा हुमायूं, और हुमायूं को मिला था भारत के ही राजा स्वर्गीय विक्रमादित्य से। उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य थे, उसने अपने मित्र हुमायूं को कोहिनूर गिफ्ट किया। तो ये कोहिनूर विक्रमादित्य का था। विक्रमादित्य ने दिया हुमायूं को, और हुमायूं ने दिया बाबर को। बाबर को क्यों दिया? पानीपत का युद्ध जीतने की खुशी में, विजय में। गिफ्ट होता है ना कि आप जीत के आए हो तो आपको गिफ्ट मिल रहा है। तो ये, और सभी काबुल निवासियों, क्योंकि अफगानिस्तान रहा था ना, इसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था बाबर का। सभी काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का हुमायूं। इस युद्ध के जश्न में जितने काबुल के रहने वाले थे सभी को एक एक चांदी का सिक्का गिफ्ट करता है। कौन करता है? बाबर की हुमायूं करता है। और इसीलिए हुमायूं को वहां के लोग कलंदर कहते थे। इसको कलंदर की उपाधि का काबुल वासियों ने दी, है ना। और ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इसका प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक साहब को माना जाता है। वो उसी कालखंड। अब आते हैं खानवा का युद्ध, यानी कि दूसरा युद्ध बाबर का जो था वो खानवा का था, और 16 मार्च 1527 को हुआ था। अब खानवा कहाँ है? तो खानवा सिकरी से 10 किलोमीटर दूर पे है। 10 किलोमीटर या 10 मील, 10 किलोमीटर ही है। सिकरी से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि राजस्थान। ठीक है। और बाबर ने यहीं पे गाजी की उपाधि धारण की थी इस युद्ध की जीत के बाद, क्योंकि इस युद्ध में उसने वहां मेवाड़ का जो राजा था राणा सांगा, उसको हराया था। तो जब ये युद्ध जीत गया तो वो गाजी का उपाधि धारण करता है। ठीक है, गाजी का उपाधि धारण करता है। तो गाजी का मतलब होता है काफिरों के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाला, यानी कि वो हिंदुस्तानियों को काफिर का, हिंदुस्तानियों के लिए उसने काफिर शब्द का प्रयोग किया, और काफिरों के विरुद्ध जो युद्ध लड़ता है उसको गाजी कहा जाता है। तो 1527 में इसने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की। उसके बाद युद्ध होता है चंदेरी का।
जो चंदेरी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला वर्तमान में अगर चले जाइएगा तो पूर्व नाम उसका चंदेरी है। तो यहाँ युद्ध होता है और ये युद्ध राजपूतों के अवसान का प्रतीक है, यानी कि राजपूतों की ताकत यहाँ से खत्म होने का सिंबॉलिक युद्ध माना गया। एक तरफ होता क्या है कि बाबर बोलता है कि तुम चंदेरी छोड़ दो, चंदेरी के बदले में तुमको हम कोई और जगह दे देंगे। लेकिन बात है कि राणा संगा का मित्र था मेदिनी राय। अब मेदिनी राय की जब बात आती है तो आपको मेदिनी राय ध्यान में दो आते होंगे। एक राजा मेदिनी राय पलामू में भी थे और एक राजा मेदिनी राय यहाँ चंदेरी में भी है। तो ये यहाँ के जो मेदिनी राय थे ये अंग्रेजों से लड़े थे, पलामू वाले, और चंदेरी वाले मुगलों से लड़े थे। ठीक है, तो पहला मेदिनी राय 1 और 2 करके आप याद कर सकते हैं। यहाँ जो झारखंड वाले मेदिनी राय है 2 है और मध्य प्रदेश वाले जो है वो 1 है। तो मुगल शासन की यहाँ पे कहा जाता है कि अस्थायी स्थापना हो गया क्योंकि मेदिनी राय यहाँ पे पराजित हो। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि इस युद्ध में भी विशाल सेना, तोप और तुगलमा प्रणाली, इन सब चीजों का प्रयोग किया गया। और मेदिनी राय जब हार गए या हार की स्थिति में आ गए तो उन्होंने अपनी पत्नी और उस महल के जितनी स्त्रियां थी, महिलाएं थी, सबको उसने कहा कि आप जौहर करो। जौहर करने का मतलब है कि आप युद्ध लड़ो। जौहर प्रथा था ना जिसमें स्त्रियां सज सवर कर फिर आग में बैठ जाती थी। नहीं, ये युद्ध लड़ने का आदेश देता है। जौहर का मतलब ताकत दिखाना, और युद्ध लड़ने का आदेश दे देता है। और वहां की जो महिलाएं थी, उनकी पत्नी थी, उसने द्वार खोलकर साका किया। साका किया मतलब कि जब तक वो जिंदा रही तब तक संघर्ष करती रही। यानी कि मेदिनी राय का ये दृष्टि था कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी पत्नी को, अपनी महिलाओं को, मुगलों को नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जब तक जिंदा हो, जब तक संघर्ष कर सकते हो, आधा के जौहर करो। और इस जौहर करने जब जो युद्ध अंतिम क्षण तक युद्ध लड़ने की बात है, इसको साका कहा जाता था। तो वहां की महिलाओं ने, उनकी पत्नी ने, जितनी भी स्त्रियां थी, सबने मुगलों के खिलाफ साका किया और उन्होंने दम तोड़ दिया। जाहिर सी बात की हाथ हो गई थी। लेकिन इसके बारे में कुछ विवाद है। कुछ पुस्तक ये बताते हैं कि मेदिनी राय की जो 2 पुत्रियां थी, उनका हुमायूं और कामरान से शादी हो जाती है। लेकिन जब साका हुआ और उनकी मृत्यु हो गई तो शादी होने का सवाल ही नहीं। जिंदा होती तब उसको कोई गुलाम बनाता ना। तो ये इसे अफवाह माता माना जाता है, ऐतिहासिक प्रमाणिक पुष्टि इसकी नहीं हो। तो क्लियर है चंदेरी का? कोई कंफ्यूजन नहीं। साका मीनिंग में क्लियर हो गया होगा। उस टाइम आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे थे। जौहर में यहाँ पे युद्ध करने का आदेश महिलाओं। उसके बाद आते हैं घाघरा का युद्ध, जो होता है 5 अप्रैल 1529 को। और घाघरा कहाँ है? ये बिहार जहाँ हम लोग रहते। घाघरा कहाँ है? बिहार में है। और घाघरा के तट पर घाघरा नदी था। ठीक है, तो घाघरा के तट पे ये युद्ध लड़ा जाता है। घाघरा के तट पे युद्ध लड़ा जाता है और भारत में लड़ा गया पहला युद्ध था जहां जल और थल दोनों सैनिकों का युद्ध किया। यानी कि पानी में भी युद्ध हुआ, जमीन पे भी युद्ध हुआ। तो घाघरा का युद्ध स्पेशल अगर आपसे पूछेगा एसएससी एग्जाम्स में या बड़े एग्जाम्स में कि भारत में पहला जल और थल युद्ध कहाँ हुआ, तो घाघरा बिहार। ठीक है, और जल और थल पे लड़ने वाला ये पहला युद्ध था और ये बाबर का अंतिम युद्ध था। ये बाबर का अंतिम युद्ध था। अब आते हैं, ये तो युद्ध की बात हो गई। अब आते हैं कि बाबर ने क्या क्या खास किए। तो बाबर ने आगरा में ज्यामितीय विधि से, मैथमेटिक्स जो फॉर्मूला होता है, ज्यामितीय विधि से, ज्योमेट्री सिस्टम से नूरे अफगान बाग का निर्माण कर रहे हैं। एक बाग बनाया जिसका नाम था नूरे अफगान बाग, जिसको कहा गया आराम बाग। मृत्यु के बाद इसको यहीं पे दफन किया गया। मृत्यु के बाद इसको यहीं दफन किया गया था। बाद में इसका जो शाहजहां है 5वां प्रपौत्र, इसकी आखिरी इच्छा थी बाबर की कि मेरी पत्नी का जहाँ दफन है बॉडी, जहाँ इनकी पत्नी का बॉडी दफन है, इनकी पत्नी का नाम था मुरबा
मुलबाना की यूसुफ जई, तो वहीं पे इनका अस्थि को ले जाके दफन किया गया दोबारा, यानी कि इनके अस्थियों का ट्रांसफर किया गया स्थानांतरण। तो पहले बार इनका मकबरा, जो पहला मकबरा था वो ये आगरा का आराम बाग था, और बाद में इसका जो मकबरा बनाया गया इनकी पत्नी के साथ, इनके अस्थियों को ले जाकर दफन करके, वो बनाया गया काबुल में। ठीक है। सड़क मापने के लिए अकबर ने क्या किया, सॉरी बाबर ने क्या किया, तो सड़क मापने के लिए गज ए बाबरी पैमाना चालू किया। तो सड़क मापने का एक मेजरमेंट का जो पैमाना था वो बाबर ने शुरू किया, उसका नाम था गज ए बाबरी। अब इतिहास में कभी होता है कि अकबर इसका ट्रांसफर स्थानांतरण करवाया था कंकाल का, कभी होता है शाहजहां करवाया था, तो थोड़ा सा विवाद है। लेकिन इसका मकबरा दो जगह है, एक है मृत्यु के समय का और एक मृत्यु के बाद के समय का। हालांकि अकबर वाला थोड़ा सा सही लगता है कि वो उसके पोता था, शाहजहां ने बहुत देर से आया, तो कैसे पता होगा कि बाबर का क्या थीम होगा, उसके पत्नी का क्या इच्छा होगा या बाबर का क्या इच्छा होगा। तो अकबर वाला थोड़ा सा एग्जैक्ट, तो आप कह सकते हैं कि अकबर ने इसके अस्थियों का स्थानांतरण किया। ठीक है। अब आते हैं कि जब वो चंदेरी का जो दला था और जीता था, तो उसने मृतकों का मुंड का ढेर लगवाया था। मैंने जो भी उसके शत्रु मारे गए थे, जो राजपूत मारे गए थे उस युद्ध में, सबकी मुंडी को एक ढेर लगवाया था और ढेर लगा के जश्न मनाया था। मतलब काट जिसका मुंडी कट गया ना, सब एक जगह जमा कर दिया बहुत सारा, और उस मुंडी के साथ ये जश्न मनाया। और ये बेसिकली मंगोलिक परंपरा थी कि दुश्मनों को काट के उसके मुंडी को ढेर लगा दो और एंजॉय करो। तो चंदेरी उसके बाद इसने जो एंजॉय किया था, जश्न मनाया था, उसमें ये था कि मृतक शत्रुओं मतलब राजपूतों से था ना, कि मुंड का ढेर लगवाया और मंगोली परंपरा में जश्न मनाया। तो मुंडों का ढेर लगाने का परंपरा कहाँ का है? मंगोल का। भारत में 3 ही मुगल राजा ऐसे हैं जिनके मकबरे भारत के पास। पहला तो बाबर हो गया, पहले वो उसका बना यहाँ इंडिया में, लेकिन उसकी अस्थि यहाँ से कबाड़ा के ले जाया गया, फिर दफना दिया गया काबुल में, अफगानिस्तान। तो बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। ये 3 जो हैं, ये तीनों का कहाँ है मकबरा? भारत के बाहर। अब सिक्के की बात की जाए तो सिक्का जो है वो एक चांदी का चलाया था। सिक्का किसी का चलाया था? चांदी का चलाया। और काबुल में जो सिक्का चलाया उसका नाम शाहरुख रखा, और कंधार में चलाया उसका नाम बाबरी रखा। ठीक है। तो काबुल में जो सिक्का चलाया गया उसका नाम क्या था? शाहरुख, और काबुल में चलाया गया उसका नाम क्या था? बाबरी। सिक्के किस चीज के थे? चांदी के। अच्छा, इसने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा जो लिखी है वो किताब पे, कागज पे, पन्नों पे, पत्तों पे, ताम्रपत्र पे नहीं, चांदी पे लिखा है। और ये आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए-बाबरी, और तुजुक-ए-बाबरी लिखी गई है तुर्की भाषा में। तुजुक-ए-बाबरी लिखी गई है तुर्की भाषा में, जिसे बाबरनामा या बकियाते बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबरनामा या बकियाते बाबरी के नाम से जाना जाता है। और फारसी में इसे मैदा खान अब्दुल रहीम खान ने 1590 में अनुवाद किया है। अंग्रेजी में लिडन ने 1826 में अनुवाद किया, और तुर्की में मिजेस बैरिज ने 1905 में अनुवाद किया। तो इसका जो अनुवाद है, ट्रांसलेट है, वो फारसी, इंग्लिश, तुर्की में हो चुका। इसने एक काव्य संग्रह भी लिखा था एक अपने शैली में, और उसका नाम है खत-ए-बाबरी। तो आपसे अगर पूछ दे कि खत-ए-बाबरी की रचना क्या है, खत-ए-बाबरी काव्य संग्रह की रचना किसने की, या खत-ए-बाबरी क्या है, तो खत-ए-बाबरी एक काव्य संग्रह है, इसकी रचना स्वयं बाबर ने। ठीक है। अब इसने जब ये आया था यहाँ, तो इसको मिला था उपाधि मिर्जा को।
बाबर मिर्जा था, राजा को बेसिकली मिर्जा कहा जाता है, लेकिन इसने उपाधि यहाँ पे युद्ध जीतने के बाद भी बादशाह की, बादशाही बाद में चल के बादशाह बने। एक्चुअली ये पा द सा ह है, लेकिन यहाँ के लोग थोड़ा सा बोलते हैं ना, तो बादशाह को बादशाह 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 बोल लेंगे, तो आज के डेट में वो बादशाह हो गए। स्टार्टिंग में बादशाह था, ठीक है। तो बादशाह का उपाधि किसने धारण किया? बाबर ने। किस उपाधि को त्याग करके? मिर्जा मिर्जा की उपाधि त्याग करके। और कब? तो 1507 में जब ये काबुल पे विजय पाए, इंडिया में आने के बाद नहीं, ये काबुल जब जीता था तब इसने बादशाह की उपाधि प्राप्त की। और इतने सारी चीजें होने के बाद आते हैं मृत्यु पे, तो मृत्यु में भी काफी भ्रम है। प्रोफेसर सतीश चंद्रा का कहना है कि इनकी मृत्यु लाहौर में, लेकिन जो बाबरनामा लिखा हुआ है इसे बताया गया है कि इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1529 को आगरा में ही हुई। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन है। और इसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए बाबर की जो बेटी गुलबदन बेगम थी, इसने हुमायूंनामा लिखा, और हुमायूंनामा में उसने लिखा है कि इब्राहिम लोदी की जो मां थी उसने जहर दे दिया, इसलिए बाबर की मृत्यु को। तो जाहिर सी बात है कि बेटी अगर लिख रही है तो सही लिखी होगी। तो इब्राहिम लोदी जिसके चलते सत्ता में आया, उनकी मां ही इनकी सत्ता का खत्म करने का कारण बनी। सत्ता तो नहीं, जिंदगी खत्म करने का कारण बनी। तो इनकी हत्या का क्रेडिट जाता है इब्राहिम लोदी की मां को। और ऐसा कहना है गुलबदन बेगम, जो स्वयं बाबर की बेटी थी, और उसने इसका जिक्र किया है अपने लिखित पुस्तक हुमायूंनामा। और दफन की बात है तो आपको बताया ही गया है, पहले आराम बाग में हुआ, बाद में काबुल उनकी पत्नी के साथ कर दिया गया ससुरों का दफन। तो इनका मकबरा वर्तमान में भारत में नहीं है। मिलते हैं ऐसे ही अगले क्लास के साथ, और दीपावली को खूब शेयर कीजिए। बाय बाय।